वायरस की तीसरी लहर का खतरा बढ़ा, सीएम केजरीवाल ने केंद्र को सुझाया बचाव का यह उपाय। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चेताया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है कि तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। इस बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को कोरोना वायरस की तीसरी लहर थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है, जो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना का यह वेरिएंट अगर सिंगापुर से भारत पहुंच गया तो हाहाकार मच जाएगा। इसलिए केंद्र को सिंगापुर से उड़ानें निलंबित करने के साथ ही और भी बचाव के उपाय अपनाने चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। इस दौरान उन्होंने केंद्र से अपील करते हुए कहा कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल का ट्वीट ऐसे समय आया है जब भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की पहली लहर में वृद्ध और उम्रदराज लोग और दूसरी लहर में जवान लोग अधिक प्रभावित हुए, जबकि तीसरी लहर में बच्चों को खतरा बना हुआ है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने चेतावनी दी है कि तीसरी लहर अपरिहार्य है और सुझाव दिया है कि उभरते हुए खतरे से निपटने के लिए टीकों को अपडेट करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वायरस का तीसरा चरण 3 किस समय स्तर पर होगा। हमें कोरोना की नई लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम इसको लेकर पूरे एहतियात बरतते हैं तो कोरोना वायरस की इस लहर को हराया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, ये बात तो आपको पता चली गई होगी कि चक्रवात तूफान तोकते के बाद अब यास नाम का एक और नया तूफान आ रहा। मैंने भी आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर ये अलर्ट बताया था, राइट। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर कुछ नई जानकारी निकल कर आ रही है जो भी आपको जरूर जान लेनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, अब जो ये नया तूफान आ रहा ना यास, ये एक तो बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है और अगले सप्ताह तक ये हमारे भारत में दस्तक दे सकता है। अब ऐसे में इस यास तूफान के चलते कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। ये देख सकते हैं कि तोकते की तबाही के बाद चक्रवात यास का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी से ये तूफान टकराएगा। खास करके इसका असर 2 राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा। कौन कौन से राज्य में आपको बताऊंगा। और ये 26 मई तक चक्रवात तूफान जो भारत में आ सकता है। हालांकि इसके बनने की प्रक्रिया जो है ना, वो तो 22, 23, 24 मई से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन भारत की सीमाओं से अंदर घुसते हुए ये राज्यों तक कहर जो बर पाएगा ना, वो 26 मई तक कहर बरपा सकता है। अब ऐसे में किन किन राज्यों के लिए इस नए तूफान का अलर्ट है। हालांकि तोकते तूफान तो अब कमजोर हो चुका, काफी ठंडा पड़ चुका। तोकते ने भी दोस्तों बहुत भयंकर तबाही मचाई थी। गुजरात के अंदर लगभग 45-50 लोग तोकते के कारण मारे गए थे। मैंने आपको कल सारे डेटा भी बताए थे, राइट। मतलब क्या बोलूं आपको, हजारों तो पेड़ गिर गए, सैकड़ों बिजली के खंभे गिर गए, हजारों घर तबाह हो गए, लोगों के चद्दर टीन शेड उड़ गए। तो इन सभी नुकसान को देखते हुए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का हवाई दौरा करते हुए जायजा भी लिया और 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने का ऐलान भी किया। वहीं सभी राज्यों में जहां जहां भी तूफान से तबाही मची है ना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश वगैरह, जिन भी राज्यों में इस चक्रवात तूफान तोकते की वजह से जिन लोगों की जान चली गई, उनके परिवारों को सरकार ने 2-2 लाख रुपए का देने का ऐलान भी किया है और घायलों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया, राइट। लेकिन अब यहाँ पर ये तो तोकते तो चलो ठीक है, इसकी फिल्म अब खत्म होने वाली है, ठंडा हो गया, तोकते धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर जो नया अलर्ट आ रहा है दोस्तों, वो YAAS यास करके एक नया तूफान आ रहा। ये जो एक और चक्रवाती तूफान आ रहा ना, इसको लेकर मौसम विभाग का अनुमान है दोस्तों कि कई राज्यों पर ये असर डाल सकता है। अच्छा, ये जो नया चक्रवाती तूफान है दोस्तों, ये उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के चलते बन सकता है, जो कि एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। ये मतलब एक पहले से अनुमान लगाया जा रहा, अलर्ट जारी किया गया। और इसके बाद ये अगर तूफान में बदल जाता है तो इसका नाम रहेगा चक्रवात यास, जो कि 26 से 27 मई को पूर्वी तट पर पहुंचने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कल इस बात की जानकारी दी है। अब दोस्तों, ये अगर तूफान जो है ना, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में बनने वाला अगर चक्रवात में बदल जाता है और भारत की सीमाओं में प्रवेश करता है, तो किन किन राज्यों में खतरा मंडरा रहा है, किन किन राज्यों में ये तूफान तबाही मचा सकता है। तो इसको लेकर मौसम विभाग का कहना है कि एक तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और मेघालय, इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा इस तूफान का प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अंडमान निकोबार, कोलकाता, दक्षिण बंगाल, असम, मेघालय, इन जगहों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है इस तूफान के चलते, है ना। तो ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट था जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद आपको जरूर जानकारी मिली होगी। वैसे दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और सावधान रहना, है ना। 24, 25, 26 से ऑलरेडी सावधान सतर्क रहना शुरू हो जाना अगर आप भी इन 4-5 राज्यों में रहते हैं जो मैंने आपको बताया था। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि
आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 58,000 करोड़ रुपए, 58,000 करोड़ रुपए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोरोना के नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसके तहत पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,68,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4,529 लोगों की कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटों में मौत हो गई है। तो दोस्तों, मौत के मामले में कोरोना ने आज फिर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। साथ ही इस राज्य सरकार ने किसानों को 10,000 रुपए, रेहड़ी पटरी वालों को 3,000 रुपए और मजदूरों को 2,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, किस किस राज्य के लोगों को यह फायदा मिलेगा वो भी जानेंगे। और 10वीं के छात्रों के लिए भी आज सीबीएसई ने एक बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने आज किसानों के पक्ष में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे किसानों को आज से ही ये एक बड़ा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आखिर में ऐसा कौन सा फैसला लिया गया है, कुछ ही देर में जानने को मिलेगा। और दोस्तों, कई राज्यों में आज एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, तो कहीं लॉकडाउन को और ज्यादा सख्त किया गया है, तो कुछ राज्यों में लॉकडाउन को समाप्त करने का भी ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन राज्यों या फिर शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है या फिर हटाया गया है, और ऐसे में क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में माताएं बहनें खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करती है, तो भी इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक फायदे की खबर लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के पक्ष में केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। अब डीएपी फर्टिलाइजर के हर बैग पर मिलेगी 1,200 रुपए की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तय किया है कि डीएपी फर्टिलाइजर मतलब कि खाद के एक बैग पर अब किसानों को 1,200 रुपए की छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में डीएपी फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली सब्सिडी में 140% इजाफे का फैसला किया है। इससे किसानों को 2,400 रुपए में मिलने वाला डीएपी फर्टिलाइजर का एक बैग अब 1,200 रुपए में ही मिल जाएगा। हालांकि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को सब्सिडी के मद में 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। बता दें कि अब तक डीएपी फर्टिलाइजर मतलब कि डीएपी खाद के एक बैग पर किसानों को सिर्फ 500 रुपए की ही छूट मिलती थी। तो दोस्तों, आपको केंद्र सरकार का यह फैसला कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, पीएम मोदी ने चक्रवात प्रभावित इस राज्य के लिए 1,000 करोड़ की तत्काल सहायता की घोषणा की है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते से प्रभावित गुजरात के लिए 1,000 करोड़ रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता की घोषणा की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। उन्होंने ताउते से प्रभावित सभी राज्यों में चक्रवात संबंधी घटनाओं में मारे गए परिजनों के लिए या फिर मारे गए लोगों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और शीर्ष अधिकारियों के साथ यहां चक्रवात की वजह से हुए नुकसान के आकलन के लिए समीक्षा बैठक के बाद में यह सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में लॉकडाउन प्रभावित लोगों के लिए 1,250 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की सरकार ने आज राज्य में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए 1,250 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी तक राज्य में लॉकडाउन को और बढ़ाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। इस बारे में 24 मई से फैसला ले लिया जाएगा। 24 मई को राज्य में लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1,250 करोड़ रुपए के पैकेज में किन लोगों को क्या मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि ऑटो टैक्सी चालकों को 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। फूलों की खेती करने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाएंगे। फुटपाथ पर फूल, सब्जी या फिर अन्य कोई भी जो हॉकर्स है उनको 3,000 रुपए दिए जाएंगे। फिल्म लाइन में काम करने वाले लोगों को भी 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी लोगों को 5 किलो मुफ्त जो है चावल दिया जाएगा और अनऑर्गेनाइज्ड श्रमिकों को
2,000 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। इस तरह से कोरोना काल में राज्य सरकार लोगों के खाते में टोटल 1250 करोड़ रुपए भेजेगी। तो दोस्तों, आपको इस राज्य सरकार का ये फैसला कैसा लगा है? साथ ही में क्या आपके राज्य में भी ऐसा यहाँ पर नियम या फिर ऐसी योजना लागू होनी चाहिए या फिर नहीं, जरूर बताएं और आपके राज्य का भी नाम कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, राजस्थान में महामारी घोषित हुआ ब्लैक फंगस। जी हाँ दोस्तों, गहलोत सरकार ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है और कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है, इसलिए इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बता दें कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक गंभीर और दुर्लभ फंगल इंफेक्शन है जिसकी वजह से संक्रमित मरीजों की आंखें निकालनी पड़ती है और गर्दन की हड्डी को भी निकालना पड़ता है। इससे मरीजों की मौत हो जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके बताया है कि आंखों में लालपन या फिर दर्द होने पर, बुखार, खांसी, सिर दर्द, सांस में तकलीफ, साफ साफ दिखाई नहीं देना, उल्टी में खून आना या फिर मानसिक स्थिति में बदलाव ब्लैक फंगस के ही लक्षण हो सकते हैं। एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों पर आमतौर पर 5 से 10 दिन तक स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है। इससे ज्यादा दिनों तक मरीजों को यह दवाएं दी जाए तो ब्लैक फंगस की आशंका बढ़ जाती है। मतलब कि ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन लोगों को कोरोना हुआ था, और कोरोना के दौरान जिन लोगों को स्टेरॉइड ज्यादा मात्रा में दी जाती है उन्हें ही यहां पर ब्लैक फंगस का खतरा है। अगली खबर की बात करें तो खेत तालाब योजना में किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, मिलेंगे ये बड़े लाभ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की ओर से चलाई जा रही खेत तालाब योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों का 18 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। किसान अपने खेत पर सरकार से कुल लागत का 50% सरकारी अनुदान लेकर तालाब बनवा सकते हैं। सबसे पहले यह योजना बुंदेलखंड में शुरू की गई थी। मतलब कि अगर आप कोई खेत में तालाब बनवाते हैं जो लगभग 7 लाख में बनता है तो उसकी आधी मतलब कि 3.5 लाख रुपए आपको सरकार सब्सिडी दे देगी। लखनऊ मंडल के कृषि उप निवेशक सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि खेत में ऐसे बनाए तालाब में बारिश का पानी एकत्रित होता है, साथ ही जमीन के नीचे से प्राकृतिक पानी के स्रोत भी फूटते हैं। ऐसे तालाब में किसान सिंगाड़ा बो सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ ही अपने खेतों की सिंचाई भी कर सकते हैं, पशुओं के लिए पानी का इंतजाम भी कर सकते हैं। ऐसे तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। अगली खबर की बात करें तो इस सरकारी योजना से हर महीने बैंक खाते में आएंगे 5,000 रुपए। आज ही करें आवेदन। जी हां दोस्तों, हम सभी अपने परिवार की आजीविका के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगे और हमारा शरीर काम करने के काबिल नहीं होगा तब क्या होगा? नौकरी तो होगी नहीं, तब हमें अपने रोजाना के खर्चों के लिए पैसे कहां से मिलेंगे? इसका एक आसान सा रास्ता है सरकार की अटल पेंशन योजना। इस योजना का लाभ भारत का हर वो नागरिक ले सकता है जो इनकम टैक्स नहीं भरता है, मतलब कि जिसकी कमाई इनकम टैक्स स्लैब से बाहर है। इससे पहले असंगठित क्षेत्र को पेंशन से जुड़ी किसी स्कीम का लाभ नहीं मिलता था और अटल पेंशन योजना के तहत निवेश करने पर आपको रिटायर होने के बाद हर महीने पेंशन मिलती है। आप जितनी जल्दी अटल पेंशन योजना से जुड़ेंगे उतना ही अधिक आपको फायदा होगा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 210 रुपए का निवेश करना होगा और रिटायर होने के बाद में 60 साल की उम्र से आपको हर महीने 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो जवान लड़के लड़कियों के लिए या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए आज एक नया नियम आया है। लिव इन रिलेशनशिप नैतिक सामाजिक रूप से अस्वीकार्य, पंजाब हाई कोर्ट ने दिया है आदेश। जी हां दोस्तों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुरक्षा की मांग करने वाले एक प्रेमी जोड़े द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। याचिकाकर्ता गुलजा कुमारी और साथ ही गुरविंदर सिंह ने याचिका में कहा है कि वे एक साथ रह रहे हैं और जल्दी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कुमारी के माता पिता से अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। न्यायमूर्ति एच.एस. मदान ने अपने 11 मई के आदेश में कहा है कि वास्तव में याचिकाकर्ता याचिका दायर करने के आड़ में अपने लिव इन रिलेशनशिप पर अनुमोदन की मुहर की मांग कर रहे हैं जो नैतिक और असामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। याचिका में कोई सुरक्षा आदेश पारित नहीं किया जा सकता, तदनुसार जो है याचिका उसे खारिज कर दी गई है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप को भारत में यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। इसे यहाँ पर समाज में और साथ ही में कानून में भी अस्वीकार्य कहा गया है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों खेत तालाब योजना में किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, मिलेंगे ये बड़े लाभ।
जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की ओर से चलाई जा रही खेत तालाब योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों का 18 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। किसान अपने खेत पर सरकार से कुल लागत का 50% सरकारी अनुदान लेकर तालाब बनवा सकते हैं। इससे पहले ये योजना बुंदेलखंड में शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप अपने खेत में तालाब बनवाना चाहते हैं जिसकी लागत 10 लाख रुपए है, तो उसका जो 5 लाख रुपए है, मतलब कि 50% है, वो आपको सरकार देगी। लखनऊ मंडल के कृषि उप निवेशक श्री पी श्रीवास्तव ने बताया है कि खेत में बने ऐसे तालाब में बारिश का पानी एकत्रित होता है, साथ ही जमीन के नीचे से पानी के प्राकृतिक स्रोत भी फूटते हैं। ऐसे तालाब में किसान सिंगाड़ा बो सकते हैं, मछली पालन भी कर सकते हैं, साथ ही अपने खेत की सिंचाई भी कर सकते हैं, पशुओं के लिए पानी का इंतजाम भी कर सकते हैं। ऐसे तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोग इस योजना का तहत आवेदन करके फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिन भर के ताज़ा तरीन खबरों को लेकर। दोस्तों देश भर की पूरी खबर को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। पूरी देश की खबर यहाँ पे हम आपको बताएंगे। आरबीआई ने एक और बैंक पर लगाया जुर्माना, क्या है पूरी खबर, इसका ग्राहकों पर क्या होगा असर, हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही काम की खबर आ रही है। इसके साथ साथ दोस्तों भारत में कोरोना वैक्सीन की डोज में गैप बढ़ा है, क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सभी खबरों को विस्तार से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण खबर है वह है पूरे पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों को लेकर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे में 2.67 लाख नए केस आए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें मौत के आंकड़े को, तो 4,529 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में कोरोना वैक्सीन की डोज में गैप बढ़ा। आइए जानते हैं दूसरे देशों में वैक्सीन के क्या हैं नियम। तो भारत में लोगों को सबसे ज़्यादा कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लग रही है। पहले लोग खुश थे कि 1 महीने से 2 महीने में उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग जाएंगी। अब केंद्र सरकार ने 2 डोज के बीच समय को बढ़ा दिया, इसे 12 से 16 हफ्ते कर दिया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, क्या इतना अंतर सही है, क्या इससे लोगों को फायदा होगा, क्या बाकी देशों में भी ऐसा ही हाल है। तो आइए जानते हैं कि किस देश में किस वैक्सीन की डोज के बीच कितना अंतर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोविशील्ड की अगर बात करते हैं तो भारत में केंद्र सरकार ने कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया, यानी 3 से 4 महीने। वहीं आपको मैं बता दूं, अगर बात करते हैं कि यूके की, तो यूके में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज में अंतर बढ़ाया गया है। तो आप जानकर हैरान होंगे कि ब्रिटेन पिछले साल दिसंबर में ही इस वैक्सीन की डोज के बीच गैप बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दिया था। लेकिन B1617 कोरोना वेरिएंट के आने के बाद मची तबाही से डरकर 2 डोज के गैप को घटाकर 8 हफ्ते उसने कर दिया। वहीं ब्रिटेन में बात करें तो बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज में 12 हफ्ते का अंतर रखा था। अगर कोवैक्सीन की बात करते हैं तो भारत सरकार ने इस वैक्सीन के डोज के बीच अंतर बढ़ाने की फिलहाल कोई बात नहीं की है। कोवैक्सीन के 2 डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते का ही अंतर है। हालांकि हो सकता है कि भविष्य में इस वैक्सीन के डोज को लेकर तय किए गए अंतर को बढ़ाया जाए। यह निर्भर करता है वैक्सीन की उत्पादन क्षमता और कोरोना वेरिएंट के बढ़ते असर पर। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाया है। स्पुतनिक 5 की बात करें तो रूस से आई कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 वैक्सीन को बनाने वाली संस्था गामेलिया रिसर्च सेंटर ने कहा है कि फिलहाल स्पुतनिक वैक्सीन के 2 डोज के बीच 3 हफ्ते का गैप है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगली जो खबर आ रही है वह आ रही है आरबीआई की ओर से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने महाराष्ट्र के प्रियदर्शनी महिला नगरी सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया है। अगर बात करते हैं इसका ग्राहकों पर असर के, तो मैं आपको बता दूं, रिजर्व बैंक की इस कार्रवाई का इसके ग्राहकों पर कोई असर पड़ेगा, तो इसका जवाब है नहीं। इस फैसले से बैंक के ग्राहकों पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। आरबीआई ने ग्राहकों को मिलने वाली सुविधा पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। वही दोस्तों मैं आपको बता दूं, टैक्स पेयर्स के लिए ध्यान देने वाली खबर है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में टैक्स पेयर को राहत पहुंचाने के लिए कुछ टाइमलाइन को आगे बढ़ा दिया था। टैक्स पेयर और टैक्स सलाहकारों की अपील के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने पिछली बार कई डेडलाइंस को 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया गया था। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगली जो खबर आ रही है वह आ रही है, बड़ी खबर है, रेमडेसिविर को कोरोना मरीजों के इलाज से हटाने पर हो रहा है विचार, क्योंकि यह असरदार नहीं है। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का अभी थमा नहीं है। कुछ दिनों से कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। इसके बावजूद बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे लेकर रेमडेसिविर को कोरोना मरीजों के इलाज से हटाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि यह असरदार होने की बात नहीं की जा रही, इसमें असरदार होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले,
कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की गहलोत सरकार ने 21 जून तक के लिए बढ़ा दी है धारा 144। सार्वजनिक जगहों पर अब लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए राजस्थान में पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को सभी जिलों में धारा 144 की अवधि अब 21 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद गृह विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है और ये अवधि 21 मई को खत्म हो रही थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि धारा 144 लागू होने के बाद 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्नाटक सरकार ने किया 1250 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहे कर्नाटक के लिए राज्य की येदियुरप्पा सरकार ने सहायता पैकेज का ऐलान कर दिया है। येदियुरप्पा सरकार ने कर्नाटक के लिए 1250 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अलग अलग तबके के लिए सहायता पैकेज का ऐलान किया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऑटो टैक्सी चालकों को 3000 रूपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जबकि फूल की खेती करने वालों को भी 10,000 प्रति हेक्टेयर की मदद की जाएगी। वहीं फुटपाथ पर फूल और सब्जी बेचने वाले हॉकर्स को 3000 रूपए की मदद दी जाएगी। फिल्म लाइन वर्कर्स को भी 3000 रूपए की मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी को 5 किलो चावल दिया जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को भी 2000 रूपए की मदद दी जाएगी और सभी को सीधे बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीबीएसई ने जारी किए निर्देश, 10वीं बोर्ड का रिजल्ट अब जुलाई में होगा घोषित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की वजह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा को पहले ही रद्द कर दिया है। अब इस बीच 10वीं के रिजल्ट की घोषणा जुलाई में जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीएम शिवराज का ऐलान, 31 मई तक कर्फ्यू का सख्ती से हो पालन, जून में धीरे धीरे अनलॉक होगा एमपी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने राज्य भर में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश भर में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया जाएगा। अभी कोरोना गया नहीं है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे जून में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। उन्होंने ये घोषणा उज्जैन संभाग में जिला विकास खंड तथा ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित करते हुए लिया। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने सभी अधिकारियों कर्मचारियों के प्रयासों की तारीफ भी की है। कहा है कि प्रशासन बधाई का पात्र है, जिसने दिन रात मेहनत करके कोरोना को हराया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राशन कार्ड के बिना भी फ्री में मिलेगा अनाज, सरकार ने दी लोगों को राहत, जानिए कैसे ले सकते हैं इसका लाभ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना काल में गरीबों को खाने पीने की समस्या न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया था। इसी के तर्ज पर अब दिल्ली और यूपी सरकार ने भी एक घोषणा कर दी है, जिसके तहत बिना राशन कार्ड वाले लोग भी अब फ्री में अनाज का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने नजदीकी राशन केंद्र विक्रेता से संपर्क करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को लोगों को राहत देते हुए ऐलान किया कि राजधानी में अब बिना राशन कार्ड वाले लोग भी राशन की दुकानों से मुफ्त में राशन ले सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सुधर रहे हैं दिल्ली के हालात, 46 दिन बाद दिल्ली में कोरोना के नए मामले 4000 से भी कम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन में कोविड-19 के 3846 नए मामले सामने आए, जो 5 अप्रैल के बाद सबसे कम दैनिक मामले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए एक स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार इस अवधि में संक्रमण से 235 और लोगों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमण दर भी गिरावट के साथ 5.78% हो गई है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब कोविड-19 से ठीक होने के 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन, सरकार का फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण पर नई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 द्वारा की गई नई
सिफारिशों के अनुसार कोरोना वायरस से क्लिनिकल रिकवरी के बाद ही टीकाकरण को 3 महीने के लिए टाल दिया जाए। अब इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले सभी लोगों को वैक्सीन अब 3 महीने के बाद ही लग सकेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना की तीसरी लहर से निपटेगी दिल्ली सरकार, बच्चों के लिए बनेगा अब स्पेशल टास्क फोर्स। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को आग्रह किया है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उससे लड़ने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और दवाओं का पहले से ही प्रबंध करने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसकी उपलब्धता को लेकर प्राथमिकता के आधार पर काम होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि दिल्ली में लगाए जा रहे सभी ऑक्सीजन के प्लांट्स को समय से पूरा किया जाए, साथ ही भंडारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की खुशखबरी, रोज कमाने वाले परिवारों को अब हर महीने मिलेगा 1000 रूपए भरण पोषण भत्ता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य सरकार ने रोज कमाकर खाने वालों को प्रति परिवार 1000 रूपए प्रति माह दिए जाने का निर्णय लिया है। राजस्व विभाग के अनुसार कोरोना के चलते गरीब और जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सभी राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रति माह उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि निःशुल्क राशन के अतिरिक्त होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि घर घर वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू करे बीएमसी, केंद्र की हरी झंडी की जरूरत नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक नई पहल की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर संभव हो तो बीएमसी घर घर जाकर वृद्ध और दिव्यांग लोगों को वैक्सीन दे। इसके लिए केंद्र सरकार की हरी झंडी की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस दीपांकर गुप्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं भी दी है तो भी बीएमसी इसे शुरू कर सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को घोषित कर दिया महामारी, राज्य में तेजी से बढ़ रहे केस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में सामने आ रहे म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस रोग को बुधवार को महामारी घोषित कर दिया। राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में बुधवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को मात दे चुके कई लोगों को अब ब्लैक फंगस शिकार बना रहा है। देश में कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विशेषज्ञों के अनुसार ये बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह के मरीजों यानी कि डायबिटीज के जो मरीज हैं उनमें अधिक हो रही है। इस बीमारी में पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने के साथ ही जबड़े तक को निकालने की नौबत आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ताउते तूफान से नुकसान का आंकलन करके केंद्र से साझा करे राज्य सरकारें, तत्काल दी जाएगी वित्तीय सहायता। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार और प्रभावित राज्यों की सरकारें मिलकर काम कर रही है। राज्य सरकारें जैसे ही चक्रवाती तूफान ताउते से जो भी नुकसान हुआ है उसका आंकलन करे और केंद्र सरकार के साथ साझा करे, तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में चक्रवाती तूफान ताउते के कारण जान गंवाने वाले परिवारों के लिए 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मुफ्त में मिलेगा 49 रूपए का प्लान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने अपने 6 करोड़ के करीबन निम्न आय वाले ग्राहकों को 49 रूपए का मुफ्त प्लान देने की घोषणा कर दी है। महामारी के दौरान अपने ग्राहकों को कंपनी के साथ जोड़े रखने के लिए इस एक बारगी की सुविधा का प्लान का ऐलान किया गया है। कंपनी ने एक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस समूह के ग्राहक यदि अपने मोबाइल सेवा के लिए 79 रूपए मूल्य का प्लान खरीदते हैं तो उन्हें इस पर करीबन दुगना लाभ होगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 50 सबसे बड़ी खबरें। दोस्तों आज देश से बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और जानते हैं देश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। भारत में कोरोना से मौत के टूटे सारे रिकॉर्ड, पहली बार हुई एक दिन में 4,529 लोगों की मौतें और मिले 24 घंटे में 2,67,000 नए मामले। गुजरात में कल ताउते तूफान ने मचाई तबाही, 16,000 से ज्यादा घर हुए तबाह, 45 से ज्यादा लोगों की हुई मौत।
तूफान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान। तूफान में मारे गए लोगों के परिवारों को मिलेगा 2-2 लाख का मुआवजा। उज्जैन में 31 मई तक बढ़ गया लॉकडाउन। सीएम की रिव्यू मीटिंग के बाद लिया गया फैसला। किसान आंदोलन में भी कोरोना ने दी दस्तक। 5 किसानों की हुई मौत और मिले कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली सरकार का ऐलान, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की उम्र तक मिलेगी हर महीने 2500 रुपए की पेंशन और मुफ्त शिक्षा। कोरोना के बीच योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब गरीबों और जरूरतमंदों को 3 महीने तक मिलेगा मुफ्त राशन। Xiaomi अपने ग्राहकों को देगी 2 महीने की अतिरिक्त वारंटी। लॉकडाउन के चलते कंपनी ने लिया फैसला। ICICI बैंक ग्राहक अब ATM कार्ड के बिना ही निकाल सकेंगे पैसे। यूपी के कोरोना अस्पताल में सफाई के बहाने मरीजों के मोबाइल चुराने वाले 3 लोग किए गए गिरफ्तार। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद एक और नए चक्रवात की आहट ने उड़ाई सरकार की नींद। 23 से 24 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में आएगा तूफान। कल दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दिखा ताउते तूफान का असर, हुई जमकर बारिश। तेजी से पिघल रहा है बर्फ का पहाड़। पूरे विश्व में तबाही की आशंका। कुछ सालों में बांग्लादेश, मालदीव के डूबने का पैदा हुआ खतरा। गाजियाबाद में युवक की पीट कर हत्या। 4 बच्चों की मां से था प्रेम प्रसंग। कोरोना के बाद अब राजस्थान में ब्लैक फंगस की गई महामारी घोषित, मिले 100 से ज्यादा मामले। राम रहीम ने सरकार से की अपील, कहा 21 दिन के लिए जेल से आना चाहता है बाहर। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में मोइद यूसुफ को किया गया नियुक्त। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आगे आया इसरो, बनाया स्वदेशी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। चीन से दोस्ती बढ़ा रहा ईरान, 25 साल के लिए किया $400 अरब का महासमझौता। लॉन्च हुआ जबरदस्त फीचर्स वाला लैपटॉप इंटेल अवीटा, कीमत 18,000 से भी कम। चीन ने एक बार फिर LAC पर शुरू की हलचल, चीनी सैनिक पाए गए अभ्यास करते हुए। पड़ोसी देश नेपाल में महसूस हुए भूकंप के भारी झटके, स्केल पर 5.8 रिएक्टर, मापी गई तीव्रता। 21 करोड़ की हेरोइन के साथ केन्याई महिला एयरपोर्ट से की गई गिरफ्तार। रूस और चीन से 5 गुना ज्यादा कोरोना वैक्सीन दान करेगा अमेरिका, बिडेन ने की घोषणा। 290 अंक गिरकर 50,000 के नीचे बंद हुआ सेंसेक्स। दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से बैंड बाजे वालों के सामने आया रोजी रोटी का संकट। आज नेताओं के घर के बाहर बैंड बजा कर करेंगे प्रदर्शन। गुजरात में ताउते तूफान से हजारों घरों को हुआ भारी नुकसान। पीएम मोदी ने किया हवाई सर्वे। 18 से 44 साल वाले 10 लाख लोगों को टीका लगाने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। उत्तर प्रदेश में शादी और अन्य समारोह में अब एक समय में सिर्फ 25 ही लोग हो सकेंगे शामिल। महंगा पड़ा हमास को इजराइल से टक्कर लेना। गाजा में नर्क बनी जिंदगी, बमबारी से तबाह हुई सभी सुविधाएं। 809 रुपए वाला LPG गैस सिलेंडर मिलेगा सिर्फ 9 रुपए में। पेटीएम ने शुरू किया ऑफर। कार ड्राइवर ने सिगरेट पीते हुए निकाला सैनिटाइजर तो लग गई आग, चंद मिनटों में जल गई कार। और केंद्र सरकार की व्हाट्सएप को चेतावनी, कहा नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस ले वरना करेंगे सख्त कार्रवाई। साथ ही उत्तराखंड में लॉकडाउन से परेशान व्यापारियों ने हाथ में थाली कटोरा लेकर किया प्रदर्शन। चीन में अचानक हिलने लगी गगनचुंबी इमारत, डरकर भागने लगे लोग, वीडियो हुआ वायरल। भगौड़े विजय माल्या को बड़ा झटका, लंदन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज, कर्ज वसूली के लिए जल्द लाया जाएगा भारत। और घर में हुआ झगड़ा, हाई टेंशन पर चढ़ गया युवक, किया जमकर हंगामा।
इसी के साथ अब जानते हैं दोस्तों देश के कुछ बड़े राज्यों के कोरोना के हालात। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 33,059 नए मामले आए सामने, 364 मरीजों की गई जान। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,774 नए केस, 124 मरीजों की हुई मौत। झारखंड में बीते 24 घंटे में 2,925 नए पॉजिटिव केस आए, 63 मरीजों की मौत। दिल्ली में आज कोरोना के 3,846 नए केस, 235 मरीजों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में मिले 5,412 कोरोना के नए मरीज, हुई 77 लोगों की मौत। गुजरात में मिले कोरोना के 7,135 नए मामले और 81 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 7,336 नए मामले आए सामने, रिकवरी रेट पहुंचा 91.4% पर। और महाराष्ट्र में मिले कोरोना के 26,616 नए मामले और हुई 516 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमण दर में आई और गिरावट, एक दिन में मिले 6,286 नए मामले। और पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 7,594 नए मामले, 172 मरीजों की हुई मौत। साथ ही राजस्थान में कोरोना के 11,597 नए केसेस आए सामने, 157 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 3,719 नए संक्रमित, 223 लोगों की हुई मौत। और इसी के साथ दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको कैसी खबरें पसंद आई, आप किस प्रकार की खबरें हमारे साथ और देखना चाहेंगे, अपने सुझाव भेजें। इसी के साथ अगर आप ऐसी ही खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर रोज देखना चाहते हैं तो बस हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही साथ में दिए गए इस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सभी खबरें आपके मोबाइल पर लगातार समय पर मिलती रहे। हर गरीब का जो सपना है अपने भावी पीढ़ी के लिए, मेरी सरकार का भी वही सपना है जो मेरे हर गरीब के भावी पीढ़ी के लिए सपना। केंद्र सरकार की पहल से गरीबों के सपने पूरे हो रहे हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को छत मिले ताकि कोई भी बेघर न रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश एवं राज्यों की 10 बड़ी ताजी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आपके पास हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें सिलेक्टेड एवं काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। लॉकडाउन को लेकर आ गई सबसे बड़ी खबर, साथ में कोरोना महाबीमारी को लेकर आई 5 बड़ी खुशखबरियां आज की तारीख में। आधार कार्ड है तो 10,000 रुपए खाते में मिलना आज से सरकार ने कर दिया शुरू। जी हां, मोदी सरकार ने आज आकर देश को किया संबोधित। देश में हो गए बड़े बदलाव, संपूर्ण जानकारी सरकार ने इन खाता धारकों को, आधार कार्ड वालों को भेजना शुरू कर दिया। आज से 10-10 हजार रुपए सीधे बैंक खाते में कंप्यूटर के एक क्लिक से सरकार ने कहा सभी के खाते में मिलेंगे अब 10-10 हजार रुपए। इस लॉकडाउन के घड़ी में सरकार ने किया आर्थिक मदद, अब गरीबों को होगी मदद। जी हां, उसी के साथ आधार कार्ड वालों को मिलेगा 10-10 हजार रुपए। कैसे मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आ चुकी है। तो अगर आपके भी पास आधार कार्ड है खुद का तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे पास आधार कार्ड है। आपको हम पूरी जानकारी बताते हैं थोड़ी देरों में, ताकि आपके खाते में भी 10,000 रुपए इस लॉकडाउन में सरकार की तरफ से निकलकर आ सके। साथ में बेरोजगार छात्र और गरीबों भाई बहनों के लिए खुशखबरी। अब लॉकडाउन में ऐसा पहली बार हुआ है कि इन 5 विभागों में निकली है बम्पर भर्तियां। जी हां, बता दें बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू सीधे मेरिट के आधार पर हो रही है यह सरकारी नौकरी में बहाली। ऐसे करे आवेदन, मिलेगी सरकारी नौकरी। पुलिस विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका,
चपरासी और उसी के साथ डाक विभाग में निकली है। इन स्थानों पर बम्पर भर्तियां, ऐसे करें आवेदन। बिजली बिल कनेक्शन धारकों के लिए बड़ी खबर। जी हां, बता दें इस वक्त की अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि बिजली बिल कनेक्शन धारक अगर आप सभी हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ चुकी है कि इस राज्य की सरकार ने 1 साल की बिजली बिल माफ करने के लिए किया है ऐलान। तो अगर आप सभी इस राज्य के किसी भी नागरिक हैं, कोई भी राज्य के, तो आप इस समाचार को जरूर सुने। टोल फ्री नंबर जारी करके राज्यवासियों को मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। इस नंबर पर करें मिस कॉल, हो जाएगी बिजली बिल चुटकियों में माफ। जी हां, आपको बताएंगे इसकी भी जानकारी। तो अगर आपके घरों में, जी हां, अगर आपके भी घरों में बिजली बिल कनेक्शन है तो सब कुछ जानेंगे इस समाचार में। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरी जानकारी थोड़ी देरों में। साथ में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी ऐलान निकल कर आ चुकी है। आज से यह 5 चीजों को कर दिया गया बंद। जी हां, जिसका इस्तेमाल आप कई दिनों से लगातार करते आ रहे थे, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान करते हुए, घोषणा करते हुए बड़ी जानकारी दिया है। कहा है कि इन 5 चीजों को किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में बंद। तो अगर आप सभी इन 5 चीजों का इस्तेमाल करते थे तो पूरी जानकारी आ चुकी है। कौन कौन सी यह 5 चीजें हैं, जिसका नाम भी बताएंगे और साथ साथ इसके पूरी जानकारी और संपूर्ण तरीके से बताई जाएगी। तो सरकार ने क्या कहा है और कौन कौन सी 5 चीजें जो बंद कर दी गई है, इसकी संपूर्ण जानकारी थोड़ी देर में वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। साथ में अगर आप भी, जी हां, अगर आपके भी पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और इन तीनों में से कोई एक कार्ड है तो आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, सिर्फ 5 दिन बचे हैं इस काम को करने में, वरना सरकार की तरफ से सीधा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड कर दिया जाएगा। जी हां, आपके यह सभी कार्ड रखे रह जाएंगे। तो अभी सरकार की तरफ से ऐलान करते हुए पूरे देश भर में कर दिया गया यह नया नियम लागू और गाइडलाइन। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप सभी भारत के देशवासी हैं और आपको इसको पालन तो जरूर करना होगा, तो कौन कौन से नए गाइडलाइन और नियम आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड वालों को आज से निभानी होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आ चुकी है। सभी जानकारी आप लोगों को मिलेगी आज के इस सरल और साधारण वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। संपूर्ण जानकारी सरल और साधारण शब्दों में आपको बताएंगे ताकि समझने में और भी आसानी हो। तो पूरी जानकारी थोड़ी देरों में। साथ में रसोई गैस सिलेंडर वालों के लिए बड़ी खबर। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर हो गया बड़ा बदलाव देश में। जी हां, बड़ा बदलाव, बड़े नियम लगा दिया गया है पूरे देश भर में। यह गाइडलाइन के साथ रसोई गैस सिलेंडर वालों को अब पालन करना होगा। इसके मुताबिक अगर आपके भी घरों में रसोई गैस सिलेंडर है तो एजेंसी वाले यह बात को नहीं बताएंगे, जो बात आज सरकार ने बड़ी घोषणा करके बताया है। तो आपको बता दें कि सुबह सुबह आज की ताजी खबर में बताई गई है, सरकार की तरफ से वो जानकारी आपको देंगे, क्योंकि रसोई गैस सिलेंडर धारकों के लिए सरकार ने कुछ अहम बदलाव किए हैं और गाइडलाइन के साथ नए नियम दिए गए हैं। तो इसकी भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो इस समय की बड़ी खबर आ चुकी है रसोई गैस सिलेंडर को लेकर। तो क्या है खबर, अगर आपके भी घरों में है रसोई गैस सिलेंडर तो इस खबर में बने रहें। पूरी जानकारी सरल और साधारण शब्दों में थोड़ी देरों में लास्ट तक जरूर बने रहें। साथ में अगर आपके भी पास राशन कार्ड है तो प्रधानमंत्री ने किया घोषणा, मोदी सरकार ने कर दिया राशन कार्ड पर बड़ा बदलाव। जी हाँ, बता दें कि अगर आपके भी पास राशन कार्ड है, आप राशन लेते हैं, कोई भी एक व्यक्ति पर 5 किलो राशन फ्री में दिया जा रहा है इस वक्त 2 महीने के लिए लॉकडाउन के अंतर्गत। तो अगर आप भी राशन कार्ड रखे हुए हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। नरेंद्र मोदी ने आकर सीधे यहां पर घोषणा किया है, एक ऐसी गाइडलाइन निकाल दिया है जिसमें बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि पूरी जानकारी इस समाचार के अंतर्गत आपको मिलेगी। ब्रेकिंग न्यूज, ताजी खबर, मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राशन कार्ड के लिए बड़ी घोषणा, नया नियम जारी। पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी थोड़ी देरों में, वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहें। साथ में अगर आप सभी अनपढ़ हैं, 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास छात्र छात्राएं हैं, बेरोजगार हैं, आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी के लिए सरकार ने लिया अहम फैसला। इस लॉकडाउन में भी निकाल कर आई 8 विभागों में बम्पर भर्तियां, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, सुपरवाइजर, डाक विभाग भर्ती, जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती, रेलवे भर्ती और डाकिया की भर्ती। जी हां, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ भारतीय डाकिया की भर्ती या पुलिस भर्ती, सारे विभागों में निकली है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए होगी लास्ट तारीख इस तारीख को। तो कैसे करेंगे आवेदन, अगर आप सभी अनपढ़ हैं, 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो पूरी जानकारी आप लोग देखें, संपूर्ण जानकारी थोड़ी देरों में। इनमें कोई ऐसे यहां पर विभाग निकाल कर आ रहे हैं जिसमें बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू, सीधे मेरिट के आधार पर भी हो रही है बहाली। इसकी भी जानकारी, पूरी जानकारी थोड़ी देरों में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। साथ में 10 ऐसे सरकारी बैंकों में खाता, तो अभी की आई सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। जी हां, 10 ऐसे सरकारी बैंकों में खाता, तो सरकारी बैंक की तरफ से सरकार ने बदल दिए यह सारे नियम। पुराने नियम हो गए बंद।
बंद सरकारी बैंक में जल्दी करे, पैसा है तो निकाल दें वरना पैसे भी हो जाएंगे बर्बाद और खत्म। क्योंकि एप्लीकेशन के अंतर्गत सरकार ने इन 5 एप्लीकेशनों को अपने मोबाइल में नहीं डाउनलोड करने के लिए कहा है। तो सरकारी बैंक में कौन कौन से बैंक हैं जो यह जानकारी अलर्ट अपने ग्राहकों को दिए हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी निकल कर आ चुकी है। तो थोड़ी देर में आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों और भाइयों बहनों, आज के समाचार में हम आपको इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार में देने वाले हैं। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आए हुए घंटे के निशान को दबाकर इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पर गिवअवे यानी कि महाप्रतियोगिता चिकन कंपटीशन चल रही है, जिसके अंतर्गत आप सभी सैमसंग ओप्पो की स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री में आप सभी जीतेंगे चैनल की तरफ से। इसके लिए आपको एक सरल सा क्वेश्चन का जवाब देना होता है। दोस्तों आज का प्रश्न आप सभी जरूर बताएं कि जी आप किस राज्य से इस समाचार, इस वीडियो को, इस मुख्य समाचार को देख रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम बताएं। आप सभी को जरूर इसमें पार्टिसिपेट होना है और आपको रैंडमली सिलेक्ट करके आपको उपहार दिया जाएगा। तो आप सभी टेंशन ना लें, चलिए बताते हैं आज की मुख्य समाचार पूरी विस्तार में। राशन कार्ड ना होने वाले पात्रों को भी 3 महीने तक फ्री राशन देगी उत्तर प्रदेश सरकार। जी हां, शासनादेश जारी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के यहां पर परिस्थितियों को देखते हुए गरीबों को और जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत की खबर सुनाई है। आपको बता दें कि जिस प्रकार यहां पर पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, उन्हीं अभिभावक के चालक के कार्ड बनाकर तत्काल राशन दिया जाएगा। आप लोगों को बता दें कि अमर मुख्य सचिव ने यहां पर कहा है मंगलवार को कि इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए इसकी सूचना ऊपर यहां पर आप लोगों को बता दें सबसे पहले कि मुख्य सचिव खाद्य एवं रसद, जी हां खाद्य एवं रसद और जिला अधिकारियों को भेज दिया गया है। और शासनादेश में कहा गया है कि जिन पात्र और व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं उन लोगों को और उसी के साथ अभियान चलाकर इसके राशन कार्ड बनाए जाएंगे और जिससे उन्हें भी मुफ्त राशन मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। आप लोगों को बता दें कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको अब से यहां पर राशन मिलेगी, वो भी 3 महीना बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, सबको मिलेगा राशन। जी आपको बता दें इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ताजी खबर मुख्य समाचार निकल कर आ चुकी है। शासनादेश ने कहा कि राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार मुफ्त में राशन दिया जाएगा। मुफ्त में राशन देने के लिए वित्त विभाग एवं खाद्य और रसद विभाग के तरफ से आपको बता दें कि पुण्य में ही यहां पर अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 में यहां पर आप लोगों को बता दें कि बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ चुकी है कि वितरण प्रणाली के अंतर्गत इस प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत और दिशा निर्देश खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर। तो भाइयों बहनों, अगर आप सभी के पास राशन कार्ड नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 3 महीने तक राशन बिल्कुल फ्री में यूपी सरकार आप लोगों को देगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर विस्तार में जान लेने के लिए। अपनी बेटिया की उज्जवल भविष्य के लिए इस योजना में करें निवेश, उच्च शिक्षा और शादी में मिलेगी मदद। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप अपनी बेटियों की उच्च शिक्षा देखना चाहते हैं, शादी अच्छे घर में करना चाहते हैं, उसकी मदद चाहिए, तो आपकी बेटी की उज्जवल भविष्य के लिए इस योजना में आपको करना होगा निवेश। जी हां, तो आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि भारतीय डाक के विभाग के वेबसाइट के अनुसार न्यूनतम 250 रुपए की राशि इस खाते में खुलवाया जा सकता है। आप लोगों को बता दें जैन कोई भी यानी कि बकायल जैन कोई भी व्यक्ति इस स्कीम 1 साल तक न्यूनतम 250 रुपए से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है। उसी के साथ आपको बता दें कि एक्सपर्ट इस बात पर जोर डालते हैं कि हमें कोई उम्र से ही यानी नौकरी की शुरुआत के साथ ही बचत और निवेश की आदत डालनी शुरू कर देनी चाहिए। उसको लेकर खबर निकल कर आ रही है कि आप अपनी बेटियों की अगर उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं तो आप इस योजना में जरूर पार्टिसिपेट करें और अपनी बेटियों की उज्जवल भविष्य कराएं। तो दोस्तों और भाइयों बहनों, आज के समाचार में इतना ही। नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वक्त की बड़ी खबर की सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हो चुकी हैं रद्द। कोरोना का खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है और एहतियातन के तौर पर कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
इस बीच एक बड़ा फैसला 12वीं बोर्ड के पर लिया गया है। 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का कोरोना के मद्देनजर। मैं चाहूंगा ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एचआरडी मिनिस्टर निशंक के साथ बैठक की। कोरोना जो महामारी है इसमें किस तरह से परीक्षा होगी, क्योंकि चाहे शिक्षक हो या शिक्षार्थी हो, दोनों की जान का खतरा है। प्रधानमंत्री इसको समझे और ये रास्ता तय किया गया कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाए। निश्चित तौर पर एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाए। भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी किसान भाइयों का। जी हां सभी किसान भाइयों, आपको बता दें कि आप सभी किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद लाइव आकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है उन सभी किसान भाइयों के लिए। जी हां, उन सभी किसान भाई जो भी किसान भाई 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, उन सभी किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है, क्योंकि सभी किसान भाइयों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए की राशि जाना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अभी तक आप सभी किसान भाइयों के खाते में 2,000 रुपए की राशि नहीं आई है, तो आपको यह पैसा कैसे मिलेगा और अब कौन सा काम करना होगा, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आप सभी किसान भाइयों को बताने वाले हैं। वही साथ में उन सभी किसान भाइयों को बता दें कि जिनका नाम पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्टर हो चुका है, दोस्तों बता दें कि 4 लाख से अधिक किसानों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। तो दोस्तों, अब की आपका भी नाम कहीं इस लिस्ट में तो नहीं है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बताएंगे और साथ में बताएंगे कि अगर आपके खाते में 8वीं किस्त आ चुकी है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बिना काटे भगाए अंत तक जरूर बने रहेगा। उन सभी किसान भाइयों को बता दें कि बजट 2021 में एक नई घोषणा निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बजट में जी हाँ मोदी सरकार ने कहा डाला है कि उन सभी किसान भाइयों को खाद का भी पैसा दिया जाएगा। तो यह खाद का पैसा आप सभी किसान भाइयों को कब से मिलने वाला है, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, इसकी हम संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बिना काटे भगाए अंत तक जरूर बने रहिएगा। वही साथ में उन सभी किसान भाइयों को बता दें कि 4 लाख से अधिक किसान भाइयों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि मोदी सरकार ने एक बड़ी पहल चालू की है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि साल में 3 बार आप सभी किसान भाइयों को 2,000 रुपए की राशि आपके खाते में देती है, यानी 6,000 रुपए सालाना आप सभी किसान भाइयों को मिलता है। तो दोस्तों बता दें कि मोदी सरकार ने कहा डाला है कि जी हाँ दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों के खाते में भेजे जाएंगे 8वीं किस्त 2,000 रुपए की राशि और साथ में खाद का भी पैसा दिया जाएगा उन सभी किसान भाइयों को लिए। तो दोस्तों, आपको यह पैसा कब से मिलेगा, इसकी हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी किसान भाइयों, आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे कि अभी तक आप लोगों को 8वीं किस्त का पैसा मिला है कि नहीं मिला है, और साथ में जो मोदी सरकार ने 7वीं किस्त यानी 7 किस्त का पैसा उन सभी किसान भाइयों के खाते में भेज दिए। तो आप सभी किसान भाइयों को कौन सा किस्त का पैसा नहीं मिला है, आप हमें नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वही बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा निकल के आ चुकी है, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको सभी किसान भाइयों को बताने वाले हैं। उससे पहले आप सभी किसान भाइयों, आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस गाँव या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आप सभी को पैसा मिला है कि नहीं, कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। उससे पहले अभी तक आप सभी किसान भाई इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन में चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल वाला घंटा होगा उसे दबाकर आप लोग ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो भी खबर जुड़ी निकल कर आती है, सरकारी न्यूज निकल कर आता है, आपको हम संपूर्ण जानकारी देते हैं। वही दोस्तों बता दें कि जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक मोदी सरकार आप सभी किसान भाइयों को इस साल की पहली किस्त यानी 8वीं किस्त देने वाली है। और साथ में दोस्तों बता दें कि 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक मोदी सरकार दूसरी किस्त देती है, और साथ में बता दें कि 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के बीच यानी तीसरी किस्त आप सभी किसान भाइयों को इस साल की मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी लेना चाहते हैं और अभी तक आप लोगों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना अप्लाई नहीं किया है, और अगर अपना लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं कि आपका लिस्ट में नाम कटा है कि नहीं कटा है और अभी तक आप सभी को पैसा आया है कि नहीं, तो दोस्तों
बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के आप वेबसाइट पर जाकर जी हाँ pmkisan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में जी हाँ पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। तो दोस्तों वेबसाइट पर जाकर फार्मर जी हाँ कॉर्नर पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि जी हाँ दोस्तों बता दें अगर आपकी जमीन जी हाँ और आपका भी लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं, मोदी सरकार की तरफ से पैसा लेना चाहते हैं, तो आप सभी किसान भाइयों बता दें कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से 25,000 से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप भी लेना चाहते हैं मोदी सरकार की तरफ से, तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप या फेसबुक हुआ तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा 10 लोग के पास। जैसे ही 10 लोग के पास शेयर करते मेरे कंप्यूटर स्क्रीन का जैसे आपका शुभ नाम अंकित हो जाएगा। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है पंजाब से। पंजाब में गहराया सियासी संकट, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक्शन से गिरे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। मुख्यमंत्री के खिलाफ हुई बगावत है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी के बीच एक्शन में मोदी सरकार, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के ऊपर एक्शन है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई जगह ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि टोल किट मामला भारतीय जनता पार्टी को पड़ा भारी। टोल किट केस में संबित पात्रा व भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रमन सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ में दर्ज हुआ मुकदमा। एनएसयूआई ने की थी शिकायत। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने टोल किट मामले में लताड़ा स्मृति ईरानी को। कांग्रेस पार्टी के नेता ने स्मृति ईरानी को बताया स्टूपिड आंटी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से कहा कि इन्हें कुछ सिखाओ ताकि कांग्रेस पार्टी प्रगति कर पाए। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार की कोरोना प्रबंधन की खुली पहल है। कोरोना संकट नहीं मिली ऑक्सीजन, उत्तर दरभंगा के अस्पताल में तड़प तड़प कर महिला ने तोड़ा दम। वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर हुआ वायरल। बिहार की भाजपा गठबंधन सरकार की खुली पहल है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने याद दिलाई लालू यादव की बेटी मीसा भारती को एमबीबीएस की डिग्री। तो भड़क गई लालू की बेटी, सुशील मोदी को बताया लूचा व नीच इंसान। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देश भर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगे और देश भर के अंदर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन लिखकर अपना बहुमूल्य समर्थन जरूर दें ताकि देश भर के अंदर ईवीएम के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा सके। आज की पहली बड़ी खबर है पंजाब से। जी हां दोस्तों, पंजाब में गहराया सियासी संकट, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक्शन से गिरे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ पंजाब में हुई बगावत है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के बीच जारी कलह लगातार बढ़ती जा रही है। चंडीगढ़ में पंजाब के कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर 5 मंत्रियों व 7 विधायकों और एक राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस दौरान पूरी स्थिति को लेकर चर्चा की गई है कि पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कैसे हटाया जाए। इस मीटिंग को गुप्त रखने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया को जानकारी मिल गई कि पंजाब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाराजगी के चलते एक गुप्त मीटिंग चल रही है और जिसके अंदर यह डिस्कस किया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को कैसे हटाया जाए। आपको बता दें दोस्तों कि चरणजीत सिंह चन्नी वही मंत्री है जिसके ऊपर 2 साल पहले एक IAS अफसर ने मीटू के आरोप लगाए थे और किसी तरह से चन्नी अपनी कुर्सी बचा सके थे, परंतु हाल ही के अंदर पंजाब महिला आयोग ने इस पूरे मामले को फिर से खोलने की तैयारी कर ली है। 2 साल पुराने मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी सरकार से जवाब तलब किया है। इसी वजह से माना जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर यह मीटिंग हुई और इस दौरान इस मीटिंग के अंदर पंजाब कांग्रेस पार्टी के कई विधायक और एक राज्यसभा सांसद शामिल हुए थे। आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब कांग्रेस पार्टी 4 भागों के अंदर विभाजित हो गई है। एक भाग पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का है, दूसरा धड़ा कॉमेडियन नवजोत सिंह सिद्धू का है, तीसरा धड़ा राज्यसभा
सांसद प्रताप सिंह बाजवा का है और चौथा दड़ा पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का है और ये चारों दड़े अलग अलग दिशाओं के अंदर चल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या केंद्रीय नेतृत्व पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार को बचा पाएगा। आज की अगली बड़ी खबर है टूल किट मामले को लेकर। जी हां दोस्तों, टूल किट मामला भारतीय जनता पार्टी को पड़ा भारी। टूल किट केस में भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ में की थी शिकायत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि टूल किट मामले में भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर रायपुर के सिविल पुलिस थाने के अंदर छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कराई है। दरअसल कोरोना संकट के बीच राजनीतिक दलों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। भाजपा की ओर से प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि उनकी एक टूल किट के जरिए इस संकट के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को झूठा करार दिया और संबित पात्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि टूल किट मामले में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल थाने के अंदर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर अब एफआईआर दर्ज कर लिए और छत्तीसगढ़ पुलिस जल्दी ही दिल्ली के लिए रवाना होगी, जहां से संबित पात्रा को गिरफ्तार करके छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि एफआईआर के अंदर आईटी रिसर्च सेल के लेटर हेड को जाली बताने और उसके ऊपर झूठी और मनगढ़ंत सामग्री इंटरनेट मीडिया के ऊपर साझा करने का आरोप लगाया है। साथ ही भाजपा के ऊपर आरोप लगा है कि भाजपा इस महामारी के दौरान दूसरे राजनीतिक दलों को बदनाम कर रही है और अपने कर्तव्यों का पालन न करते हुए मोदी सरकार लगातार झूठे तथ्यों के आधार पर अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। आज की अगली बड़ी खबर है मोदी सरकार को लेकर। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच एक्शन में मोदी सरकार। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के ऊपर एक्शन। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर व दवाओं की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कल यानी बुधवार को पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी से इनकी कालाबाजारी में लिप्त कई लोगों को धर दबोचा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, तो वहीं पर हरियाणा पुलिस ने ऑक्सीजन व दवाओं की कालाबाजारी में शामिल 76 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी में एसटीएफ ने 2 भाइयों को पकड़ा है। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का बुधवार को भंडाफोड़ किया। बिहार शरीफ और नालंदा के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना महामारी के बीच ये लोग ऑक्सीजन सप्लाई देने के नाम पर पैसे इकट्ठा करके धोखाधड़ी करते थे। इनके पास से बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड और नकदी बरामद की गई है। अकाउंट से करीब 1 करोड़ का लेन देन हुआ है। हालांकि अब पुलिस ने उसे सीज कर दिया है और इन लोगों की सभी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी करने वाले लोग छोटे चौधरी गैंग गिरोह के लोग हैं। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार के नालंदा से इस गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के कई व्यक्तियों सहित पूरे भारत के अंदर कई लोगों को इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के बहाने ठगी की है। इनके पास से 21 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड जब्त किए गए। लैपटॉप, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट का भी पता चला है और पुलिस ने इनके बैंक अकाउंट को सीज कर लिया है और इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें दोस्तों कि साथ ही पुलिस ने तैयारी कर ली है कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह और एनएसए का भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज की अगली बड़ी खबर है बिहार से। जी दोस्तों, भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने याद दिलाई लालू यादव की बेटी मीसा भारती को एमबीबीएस की डिग्री, तो भड़क गई लालू यादव की बेटी। सुशील मोदी को बताया लुच्चा व नीच इंसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के अपने सरकारी आवास में कोरोना केयर सेंटर खोले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विरोधी इसे तेजस्वी की राजनीतिक नौटंकी बता रहे हैं, तो आरजेडी इसके जरिए सरकारी व्यवस्था के
ऊपर निशाना साध रही है। इन सबके बीच लगातार लालू परिवार के ऊपर हमलावर रहने वाले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आमने सामने आ गए हैं। दरअसल सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव की बहनों के ऊपर तंज कसा और पूछा कि उनकी 2 बहनें MBBS है, फिर कोरोना संक्रमण के दौरान उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गई। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को सरकारी आवास के बजाय अवैध तरीके से पटना में अर्जित दर्जनों मकानों में से किसी को कोरोना अस्पताल बनाना चाहिए था, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता। कांति देवी ने मंत्री बनने के बदले जो 2 मंजिला भवन तेजस्वी यादव को गिफ्ट किया था, उसमें या राबड़ी देवी के पास जो 10 फ्लैट बचे हैं उनके अंदर अस्पताल क्यों नहीं बनाया गया। आपको बता दें दोस्तों कि इतने नहीं, सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव की बहनों के ऊपर भी तंज कसा और मोदी ने लिखा कि तेजस्वी यादव के परिवार में 2 बहनें MBBS डॉक्टर है और कोरोना संक्रमण के दौर में वे सेवाएं क्यों नहीं ली गई। यदि राजद नेतृत्व में गरीबों की सेवा करने के लिए तत्परता और गंभीरता होती तो अस्पताल शुरू करने से पहले सरकार से अनुमति ली जाती और उसके मानकों का पालन किया जाता। आपको बता दें दोस्तों कि इसके जवाब में सुशील मोदी के ट्वीट में आग बबूला हुई तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी को लुच्चा बताते हुए उनकी बहनों के ऊपर कटाक्ष किया। रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी को मुंह तोड़ने की धमकी देते हुए लिखा कि ई हाफ पैंट मोदी अपनी सर्जन चोरनी या कान कटनी चावल लूटनी बहन के जैसा समझा है तेजस्वी की बहनों को। लुच्चा कहीं का अब हमारे नाम पे राजनीति चमकाना अपना मुंह तुड़वाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। 57 इस्लामिक देशों वाले OIC की आपात बैठक, ईरान के कहने पर एकजुट हुए मुस्लिम देश, इजरायल को दी गई चेतावनी। जी हां, फिलिस्तीन के खिलाफ इजरायल के आक्रामक तेवर के बाद मुस्लिम देशों के संगठन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। 57 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा और फिलिस्तीन में इजरायली आक्रामकता को लेकर चर्चा हुई। इजरायल की घेराबंदी का प्लान, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के बयान बेहद तलख रहे हैं। सऊदी अरब ने दुनिया के देशों से अपील की है कि वो जल्द इजरायल की कार्रवाई पर रोक लगाएं। वहीं तुर्की ने बैठक में इजरायल का समर्थन करने वालों पर जमकर निशाना साधा। तुर्की के राष्ट्रपति ने पहले भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इजरायल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। साफ तौर पर इस बैठक में इजरायल को घेरने का प्लान बनाया गया। इजरायल पर दबाव डालने की कोशिश हुई। दरअसल 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी OIC इजरायल को घेरने के लिए उतावला हो रहा है। इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश भी तेज कर दी है। इसके लिए तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्कों ने तमाम मुस्लिम देशों से एकजुटता की अपील भी की। इस बैठक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, तुर्की, मलेशिया और UAE जैसे देश शामिल रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन बैठकों से इजरायल हमास में जारी जंग पर कोई असर पड़ेगा। इजरायल के इतिहास को देखते हुए ये साफ समझा जा सकता है कि जो देश अकेले दम पर पूरे अरब देशों से लड़ने का मादा रखता हो, उन्हें हराने की ताकत रखता हो, उसके सामने हमास जैसे आतंकी संगठन कितनी देर टिक सकते हैं। इजरायल की मुश्किल यह है कि हमास रिहायशी इलाकों में ऑपरेट करता है और वो आम लोगों की आड़ में छुपकर हमले करता है। आमने सामने की लड़ाई की हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए इजरायल को परेशान कर रहा है। इजरायल नहीं चाहता कि इस युद्ध में फिलिस्तीन के आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचे, इसीलिए रिहायशी इलाकों के बीच भी वो टारगेटेड अटैक कर रहा है। सिर्फ उन ठिकानों को बर्बाद कर रहा है जिसके बारे में उसे पुख्ता जानकारी है कि उसमें हमास का ठिकाना है। आपको बता दें कि इस समय दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ वो मुल्क हैं जो इजरायल के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वो देश हैं जो कहने को तो इजरायल के खिलाफ हैं और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और है। ऐसे ही 2 मुल्क हैं चीन और अमेरिका, जो दरअसल इजरायल के बहाने एक दूसरे के खिलाफ घेराबंदी का प्लान तैयार कर रहे हैं। इजरायल और फिलिस्तीनियों के टकराव पर चीन और अमेरिका में लड़ाई शुरू हो गई है। ताजा रिपोर्ट की माने तो चीन ने अमेरिका पर मुसलमानों की पीड़ा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बोला है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायल और फिलिस्तीन के युद्ध पर होने वाली चर्चा में अड़चन पैदा की, जबकि वो खुद को मुस्लिमों का शुभ चिंतक होने का दावा करता रहता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के लिए कूटनीतिक ढाल बनकर सामने आ गया है और अमेरिका ने इजरायल द्वारा फिलिस्तीन पर हवाई हमलों को सही बताया है और जो बैठक 14 मई शुक्रवार को होनी थी उसे अमेरिका ने जानबूझकर टाल दिया है। जाहिर है कि जंग भले ही इजरायल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी हो, लेकिन इस जंग के बहाने एक बार फिर शीत युद्ध चीन और अमेरिका के बीच छिड़ चुका है।
जैसे कि इजराइल और हमास की लड़ाई में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, इससे तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा और फिलिस्तीन हमास को इस दुनिया से ही मिटा देगा, जिन्होंने इजराइल पर 3000 से भी ज्यादा रॉकेट मारे हैं। जिहादी आतंकी संगठन से किसी समझौते की गुंजाइश नहीं है। बीते करीब हफ्ते भर से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। हमास की इतनी ताकत नहीं है कि वो इस जंग को लंबे समय तक खींच सके। इजराइल की ताकत के आगे हमास अपने बूते तो नहीं टिक सकता, इसलिए फिलिस्तीन और आतंकी हमास को हमारे पड़ोसी मुस्लिम देश हथियार और रॉकेट दे रहे हैं। इसलिए फिलिस्तीन इजराइल पर लगातार रॉकेट से हमले करने में लगा हुआ है। अगर आपको भी लगता है कि इजराइल सही कर रहा है और आप भी इजराइल का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में लगातार मिल रहे शवों ने यूपी सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार अब देश के निराश्रित और अति निर्धनों को शव की अंत्येष्टि के लिए 5000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। सरकार ने यह फैसला नदियों में मिल रहे शवों के बाद लिया है। अगर कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार करने में सक्षम नहीं है तो ग्राम प्रधान फौरन 5000 रुपए की पीड़ित परिवार को मदद करेगा। अगर किसी का शव नदियों में प्रवाहित किया गया तो उसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी। प्रदेश में कोरोना के केसों में कमी आने लगी है। पूरे राज्य में लॉकडाउन लगने के बाद से ही ऐसा देखने को मिला है। रविवार को जारी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के पूरे राज्य में 10,682 नए केस मिले हैं। वहीं 311 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों के केसों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक दिन में 24,837 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। प्रदेश में अब 1,63,000 एक्टिव केस हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि वो इसे सिर्फ मजाक के तौर पर लें। इसके बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पूरे सम्मान के साथ हमारे मित्र जन नेता यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे मजाक के तौर पर ही लें। एक चीज नोटिस किया है क्या, जब से कोरोना आया है केजरीवाल झूठ मूठ का भी नहीं खांस रहा है। सोशल मीडिया पर शत्रुघ्न सिन्हा की इस ट्वीट पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ लोग इस ट्वीट पर मजाक कर रहे हैं तो कुछ शत्रुघ्न सिन्हा को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी उनकी हत्या की साजिश रच रहा था। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के कमलेश तिवारी हत्याकांड स्टाइल में कश्मीर के रहने वाले एक मुसलमान शख्स को भगवा चोला पहनाकर गाजियाबाद में हिंदुओं की आखिरी उम्मीद महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को मारकर इस हत्याकांड को अंजाम देना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले एक शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक कश्मीर का रहने वाला मुसलमान आरोपी जॉन मोहम्मद डार उर्फ जहांगीर धोखा देकर एक साधु की वेशभूषा में स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती को मारने वाला था। गिरफ्तार आरोपी को पाकिस्तान आधारित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने टारगेट किलिंग का आदेश दिया था। गिरफ्तार आरोपी और कश्मीर के रहने वाले मुसलमान आरोपी मुसलमान जॉन मोहम्मद डार उर्फ जहांगीर के पास से पिस्टल, 2 मैगजीन, 15 कारतूस, हिंदुओं का भगवा रंग का कुर्ता, कलावा, पूजा में इस्तेमाल होने वाला टीका और साधुओं के पहनने वाले कपड़े और सामान बरामद किए गए हैं। ठीक ऐसे ही ये लोग झूठे हिंदू बनकर कलावा पहनकर टीका लगाकर हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर लव जिहाद भी करते हैं। यति नरसिंहानंद की हत्या के लिए जम्मू कश्मीर से दिल्ली आया शख्स 2016 में स्टोन पेल्टिंग के आरोप में अनंतनाग में गिरफ्तार भी हो चुका है। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद सेना के जवानों पर स्टोन पेल्टिंग के आरोप में भी यह पकड़ा गया था। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद के आतंकी आबिद से उसकी मुलाकात हुई थी। जैश के आतंकी आबिद ने ही स्वामी यति नरसिंहानंद को साधु की वेशभूषा में हत्याकांड को अंजाम देने का टास्क दिया था। पाकिस्तान बेस्ड जैश ए आतंकी ने जॉन मोहम्मद डार को कश्मीर में पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद दिल्ली भेजा था, जहां उमर नाम के शख्स ने आरोपी को हथियार मुहैया करवाया था ताकि वे महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या कर सके। इससे सभी हिंदुओं को ये सबक लेना चाहिए कि हिंदुओं के दुश्मन उनकी वेशभूषा में भगवा पहनकर भी आपके ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। इसीलिए हर समय सतर्क रहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर से कोरोना पर चिट्ठी लिखी है। इस बार अधीर रंजन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और गरीबों की आर्थिक सहायता की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि लॉकडाउन वाले राज्यों में गरीबों और बेरोजगारों को 6,000 रुपए प्रति माह दिए जाएं। इसके साथ ही अधीर रंजन ने जरूरतमंदों के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था करने की भी मांग की है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण जिन राज्यों में लॉकडाउन लागू किया गया है वहां गरीब मजदूर के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।
इस कारण ऐसे लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसीलिए गरीब लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाना चाहिए और बेरोजगारों को हर महीने 6,000 रुपए की आर्थिक मदद करनी चाहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सलमान खान ने फैंस को दी धमकी और बोला कि पायरेसी के जरिए ना देखें मेरी फिल्म राधे, साइबर सेल उन्हें डालेगी जेल में। जी हां, बॉलीवुड के मुसलमान एक्टर सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ईद के मौके पर रिलीज हो चुकी है। इंडिया में इस फिल्म को कुछ थिएटर्स को छोड़कर बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 249 रुपए की कीमत देकर देखा जा सकता है। लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों की तरह सलमान खान की ये फिल्म भी रिलीज होते ही पायरेसी का शिकार हो चुकी है। लोग इसका HD वर्जन डाउनलोड करके फिल्म को देख रहे हैं। ऐसे में अब सलमान खान ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस से अपील की है कि वो पायरेटेड कॉपी ना देखें, इससे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सलमान खान ने ट्विटर पर ट्वीट करते लोगों को धमकाया है कि हमने आपको अपनी फिल्म एक किफायती दाम 250 रुपए में पर व्यू के हिसाब से देखने के लिए मौजूद करवाई है। इससे उलट पायरेटेड साइट से राधे को देखना एक गंभीर अपराध है। साइबर सेल इन सभी पायरेटेड साइट्स के खिलाफ एक्शन लेगा। कृपया आप लोग पायरेसी का भाग ना बने, वरना साइबर सेल राधे फिल्म को वेबसाइट पर देखने के लिए आपके खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। आपको बता दें कि सलमान खान की फिल्म राधे को मिक्स रिव्यू मिला है, जबकि IMDb पर फिल्म राधे को 10 में से महज 2 स्टार की रेटिंग मिली है। ऊपर से उनकी फिल्म के नाम में भी जानबूझकर हिंदू नाम राधे भी रखा हुआ है, जिससे सभी हिंदू इस फिल्म का ट्विटर पर बहिष्कार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। केजरीवाल के बयान से भारत को ऑक्सीजन की भारी मात्रा में मदद करने वाला सिंगापुर भारत से हुआ नाराज। जी हां, विदेश मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर वेरिएंट के नाम पर डर फैलाने को लेकर जवाब देते हुए कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए नहीं बोलते। मंगलवार 18 मई 2021 को केजरीवाल ने दावा किया था कि सिंगापुर में पाया जाने वाला कोरोना का नया वेरिएंट खतरनाक है, इसीलिए भारत सरकार को इसे भारत आने से रोकने के लिए सिंगापुर की सारी फ्लाइट बंद कर देनी चाहिए। इसके बाद विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायोग को केजरीवाल सरकार के बयान पर कड़ी आपत्ति जताने के लिए कॉल किया था। केजरीवाल के गलत बयान के कारण विदेश मंत्री S जयशंकर को भी इस संबंध में ट्विटर पर स्पष्टीकरण देना पड़ा। भारतीय विदेश मंत्री ने एक ट्वीट में सिंगापुर और भारत के मजबूत रिश्तों को और कोविड दौर में ऑक्सीजन सप्लाई करने पर सराहा। साथ ही अगले ट्वीट में लिखा, हालांकि यह गैर जिम्मेदार रवैया है, वो भी उनका जिन्हें मालूम होना चाहिए कि इससे लंबे समय से चली आ रही साझेदारी खराब हो सकती है। इसीलिए मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए नहीं बोलते। इससे पहले सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल के दावों को खारिज किया था। वहीं सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने दिल्ली सीएम को तथ्यों के आधार पर बोलने की सलाह दी और उन्होंने आगे कहा था कि सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने S जयशंकर का बयान देखकर उन्हें धन्यवाद भी कहा। वहीं अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर सिंगापुर दूतावास के बाहर भी विरोध हो रहा है। भाजपा का कहना है कि ये केजरीवाल का पैटर्न हो गया है, वे पैनिक क्रिएट करते हैं, वो भी बिन वैज्ञानिक तथ्यों के, वे बोलते हैं और भाग लेते हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद चारों तरफ से आलोचना झेल रहे दिल्ली के सीएम का पक्ष रखने के लिए आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस मामले में देखें तो आज भाजपा ने इस पर बहुत घटिया राजनीति की है। मोटे तौर पर देखें तो केजरीवाल ने सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उस पर बोला और दूसरे बच्चों के बारे में बोला। आज भाजपा की और केंद्र सरकार की जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है उससे साफ है कि केजरीवाल को तो बच्चों की चिंता है, लेकिन केंद्र और भाजपा को सिंगापुर की चिंता है। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे, सिंगापुर की चिंता करेंगे। सिसोदिया ने कहा कि लंदन में भी एक स्ट्रेन आया था जिसके बारे में काफी लोगों ने अलर्ट किया था। वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने अलर्ट किया था कि लंदन के स्ट्रेन से पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। लंदन में आए उस स्ट्रेन को लेकर सरकार नहीं चेती। लंदन में आए उस स्ट्रेन और भारत सरकार की लापरवाही के कारण ही आज देखिए पूरे देश की क्या हालत है। सिसोदिया ने आगे बोला कि आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। वो अलर्ट ये समझाने के लिए था कि हम कुछ करें, लेकिन आज हजारों लोगों की जान चली गई और कोई परिवार ऐसा नहीं बचा जिसे घर में कोविड ना हुआ हो। सिसोदिया ने दावा किया कि आज फिर सारी दुनिया में देश के डॉक्टर वार्निंग दे रहे हैं कि बच्चों को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट भी यह बात कह रहा है, लेकिन हम आज इस बात को नहीं समझ रहे। मुद्दा सिंगापुर का नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चों का है। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि बच्चों की चिंता करिए। हर वैज्ञानिक से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह बात कह रहे हैं कि अगले स्ट्रेन में बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए, उस पर तत्परता दिखाइए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने फिर से सुबह उठकर किया केंद्र सरकार को लेकर विवादित ट्वीट। जी हां, देश में चल रही वैक्सीन की भारी कमी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा है कि वैक्सीन कम होती जा रही है और कोविड मृत्यु बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की नीति ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर तथ्य छुपाओ है।
केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाते हुए 1 मई से 18 मई से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों का टीकाकरण करने का ऐलान किया था। लेकिन कई राज्यों में अभी तक वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत भी नहीं हुई है। कई राज्यों में टीकाकरण अभियान धीमा पड़ा हुआ है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मोदी सरकार ने चलाया व्हाट्सएप पर हंटर। जी हां, केंद्र सरकार ने एक बार फिर से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को नोटिस भेजा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप से एक बार फिर से कहा है कि वो अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले। इससे पहले व्हाट्सएप ने बड़ी चालाकी से अपने नए अपडेट को कुछ दिनों के लिए रोक दिया था, लेकिन अब इस महीने वो फिर से उसे वापस लेकर आया है। उसने कहा था कि वो मई 15, 2021 तक इसे रोक रहा है। अब केंद्र सरकार ने उसे भेजी गई नोटिस में कहा है कि उक्त तारीख तक प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को रोकने का ये अर्थ नहीं है कि वो सूचना की प्राइवेसी, डेटा की सुरक्षा और यूजर्स की पसंद नापसंद का सम्मान ना करे। इस नोटिस में भारतीय संविधान एवं नियम कानूनों का हवाला देते हुए व्हाट्सएप को ये बताया गया है कि कैसे वो उनका उल्लंघन कर रहा है। साथ ही केंद्र ने चेतावनी दी है कि भारत की संप्रभु सरकार होने के नाते वो नागरिकों के हित के लिए कोई भी संवैधानिक कदम उठा सकती है। फिलहाल व्हाट्सएप को 7 दिनों में इस नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। नारदा केस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ने वाली है। कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष नारदा केस को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका में सीबीआई ने ममता बनर्जी के नाम का जिक्र किया है। 17 मई को कोलकाता में सीबीआई ने इस घोटाले से जुड़े 2 मंत्री को गिरफ्तार किया था। उसके बाद सीबीआई दफ्तर के परिसर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सीबीआई ने ममता बनर्जी और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मलय घटक को पक्षकार बनाया है। सीबीआई ने अपनी याचिका में सीएम ममता बनर्जी के आचरण पर भी सवाल उठाया है। सीबीआई ने यह दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री भीड़ के साथ अदालत में मौजूद थे, जहां आरोपियों को पेश किया जाना था। एजेंसी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए नेताओं के अनेक समर्थकों ने यहां निजाम पैलेस में सीबीआई दफ्तर का घेराव किया और उसके अधिकारियों को बाहर नहीं निकलने दिया, जिन्हें आरोपियों को अदालत में पेश करना था। बाद में सोमवार को डिजिटल माध्यम से आरोपियों को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया था। वहीं टीएमसी ने सीबीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। साथ ही नारदा केस में गिरफ्तारियों को गैर कानूनी बताया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मणिपुर सरकार ने राज्य में एम्बुलेंस के सायरन पर बंद करने का ऐलान किया है, ताकि कोविड-19 के प्रकोप के दौरान चिंता और डर के माहौल को कम किया जा सके। राज्य के चिकित्सा निदेशालय ने एक ज्ञापन में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा अधीक्षकों, निजी अस्पताल के कर्मियों और एम्बुलेंस संचालकों से सायरन बंद करने का अनुरोध किया है, क्योंकि इनकी आवाज से लोगों में भय पैदा हो रहा है और सामाजिक चिंता व्याप्त हो रही है। इसमें कहा गया है कि मार्गों के अवरुद्ध होने पर ही सायरन बजाए जाने चाहिए। राज्य सरकार ने कई जिलों में कर्फ्यू 28 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर में मंगलवार को कोरोना वायरस के 624 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण के कुल मामले 40,683 पर पहुंच गए हैं। 20 संक्रमितों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 612 पर पहुंच गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कंगना रनौत फैंस के बीच अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। कंगना अपनी कोई भी बात रखने से कभी पीछे नहीं हटती हैं। यही कारण है कि अब वह आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहती हैं, लेकिन एक्ट्रेस को ट्रोलिंग से कोई डर नहीं लगता है। हाल ही में एक्ट्रेस ने फैंस को इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है, लेकिन अब कंगना ने फिर से एक स्टेटमेंट जारी किया है जो सुर्खियों में आ गया है। कंगना ने 18 मई को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने की जानकारी दी थी और इंस्टाग्राम पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसके बाद कई लोगों ने एक्ट्रेस को ट्रोल करने की कोशिश की और उनसे कोरोना रिपोर्ट मांगी। उनका कहना था कि कंगना झूठ बोल रही है। इस पर कंगना ने अब सबकी बोलती बंद कर दी है। कंगना को यूजर्स जमकर ट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। कंगना ने कुछ दिन पहले बताया था कि उनको कोरोना हो गया और फिर मंगलवार को एक्ट्रेस ने जानकारी दी कि वे कोरोना फ्री हो गई हैं, जिसके बाद उनको आड़े हाथों लेने की कोशिश की गई, जिसका एक्ट्रेस ने अब करारा जवाब दिया है। सभी को जवाब देते हुए अब कंगना ने अपनी रिपोर्ट का फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। कंगना ने अपनी स्टोरी पर रिपोर्ट शेयर की है और इसके ऊपर लिखा है कि सभी राक्षस जो मेरी रिपोर्ट मांग रहे थे, क्योंकि वे जैसे हैं उन्हें दुनिया वैसी ही दिखती है, उनके लिए ये रही रिपोर्ट। एक राम भक्त कभी झूठ नहीं बोलता। जय श्री राम। कंगना का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कंगना ने यह बता दिया है कि वह किसी से भी नहीं डरती हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। राजस्थान में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। गहलोत सरकार ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस खतरनाक रूप लेते जा रहा है और यह कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है, इसीलिए इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन यह गंभीर इन्फेक्शन है जो मोल्ड्स या फंगी के एक समूह की वजह से होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ट्वीट करके बताया है कि आंखों में लालपन या दर्द, बुखार, खांसी, सिर दर्द, सांस में तकलीफ, साफ साफ दिखाई नहीं देना
उल्टी में खून आना या मानसिक स्थिति में बदलाव ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। कोरोना से ठीक होने वाले संक्रमण के दौरान मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। इसके चलते मरीजों की मौत तक हो रही है। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि आमतौर पर 5 से 10 दिन तक ही स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है। इससे ज्यादा दिनों तक मरीज को यह दवाएं दी जाएं तो ब्लैक फंगस की आशंका काफी बढ़ जाती है। स्टेरॉइड दे रहे हैं तो मरीज की पूरी निगरानी करना भी स्वास्थ्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए मरीज की निगरानी बहुत जरूरी है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस के मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली और कर्नाटक के अलावा अन्य कुछ राज्यों में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज यानी कि अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस समय की बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो केजरीवाल को लेकर सामने आई है। जी आपको बता दें कि कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट पर पूरे भारत में और दुनिया में डर फैलाकर घिरे केजरीवाल चारों तरफ से हुई आलोचना केजरीवाल की। जी आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय ने ही यानी कि एस जयशंकर ने भी लताड़ा है केजरीवाल को। सिंगापुर ने भी जता दी आपत्ति और ये बोला कि ये आप नहीं कर सकते हमारे साथ, और पुरानी मित्रता को लेकर भी डैमेज हो सकता है। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर तो जारी है, लेकिन तीसरी कहर को लेकर सतर्कता भी बढ़ाई गई है। इसी के बीच बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर चेताया था और ये बोला कि भारत सरकार से एक्शन की अपील की थी। पहले भारत सरकार ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया, लेकिन अब भारत के लिए शर्मनाक बात तो ये है कि सिंगापुर की सरकार ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जवाब दे दिया है। यानी कि केजरीवाल ने भारत सरकार की इमेज सिंगापुर के सामने छोटी कर दी है। साथ ही भारतीय उच्चायुक्त को तलब करके अपनी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में आशंका जताई कि वायरस का ये नया स्वरूप तीसरी लहर के रूप में भारत में दस्तक दे सकता है। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, सिंगापुर में आया कोरोना वायरस का खतरनाक नया वेरिएंट बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ सभी हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से अभी के अभी मोदी सरकार रद्द करे और बच्चों के लिए भी टीके के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे। वहीं सिंगापुर के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने भी केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। जी आपको बता दें कि विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह बोला कि सिंगापुर की स्थिति पर केंद्र की मोदी सरकार की नजर है और सभी एहतियात बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने केजरीवाल को तो यहाँ तक बोल दिया कि भारत की सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स मार्च 2020 से ही बंद है, 20 से, और सिंगापुर के साथ हमारा एयर बबल भी नहीं है। उन्होंने ये बोला कि वंदे भारत मिशन के तहत दोनों देशों के बीच कुछ उड़ानें तो जारी हैं ताकि वहां फंसे भारतीयों को वापस यहां पर अपने देश में लाया जा सके, लेकिन हम पहले से ही, तुम्हारे बोलने से पहले से ही सिंगापुर के साथ कोई भी उड़ानें नहीं चला रही हैं। भारत में मौजूद सिंगापुर के दूतावास ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस ट्वीट का जवाब दिया है। इसमें यह बोला गया है कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। केजरीवाल ये गलत बोल रही हैं कि सिंगापुर का वेरिएंट है। टेस्टिंग के आधार पर यह पता चला है, सिंगापुर ने बोला कि सिंगापुर में कोरोना का B16172 का वेरिएंट मिला है जो भारत में ही पैदा हुआ है। इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले भी शामिल हैं। वहीं सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बयान जारी करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे का खंडन किया और भारत के लिए एक शर्मनाक बात कही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर अब तो बवाल ही हो चुका है। जी आपको बता दें कि केजरीवाल के बयान से भड़की सिंगापुर की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर दिया है। जी हाँ, यानी कि भारत के सिंगापुर के साथ संबंधों पर असर भी पड़ सकता है। जी आपको बता दें कि केजरीवाल के बयान से भड़की सिंगापुर सरकार ने अब एक बयान भी जारी किया है और ये बोला, जी आपको बता दें कि सिंगापुर के विदेश मंत्री ने भी इस मसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है। उन्होंने ये बोला कि राजनेताओं को तथ्यों पर बात करनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि कोरोना का कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। दूसरी ओर भारत की केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने भी इस मामले पर अब जवाब दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोरोना वायरस के वेरिएंट या फिर विमानन पॉलिसी पर बोलने का अधिकार नहीं है सिंगापुर को। जी आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके ये बोला कि सिंगापुर और भारत दोनों कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी दुनिया में। इस लड़ाई में सिंगापुर द्वारा भारत की जो मदद की गई है उसके लिए उनका यानी कि सिंगापुर का धन्यवाद।
भारत ये साफ कर देना चाहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का सिंगापुर पर यह बयान कोरोना को लेकर और कोरोना वेरिएंट पर लेकर भारत का बयान बिल्कुल भी नहीं है। केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल को इंटरनेशनल मामले में अब घिरता हुआ देखकर मनीष सिसोदिया ने भी आज ये बोल दिया है कि कल केजरीवाल ने यह बोला था कि सिंगापुर में बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए हमें यानी कि भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। कई न्यूज चैनल में ये बात सामने आई थी कि साथ ही सिंगापुर के शिक्षा मंत्री ने भी यह बयान दिया था कि बच्चों पर खतरा बढ़ रहा है। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के बचाव में आगे ये बोला कि हम अब इस मामले में देखें तो आज भाजपा ने इस पर बहुत ही घटिया राजनीति की है। मोटे तौर पर देखें तो केजरीवाल ने सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उस पर बोला है और दूसरा बच्चों के बारे में बोला है। और केंद्र की मोदी सरकार की जिस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई सिंगापुर को लेकर, उससे यह साफ है कि केजरीवाल जी को तो भारत के बच्चों की चिंता है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार यानी कि भाजपा को सिंगापुर की चिंता है, भारत के बच्चों की नहीं। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे और सिंगापुर की ये लोग चिंता करेंगे। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल का बचाव करते हुए आगे ये बोला कि लंदन में भी एक स्ट्रेन पाया गया था कोरोना वायरस का, जिसके बारे में काफी लोगों ने अलर्ट किया था। वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने लोगों को अलर्ट किया था कि लंदन के स्ट्रेन से पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। लंदन में आए उस ट्रेन को लेकर सरकार नहीं चेती, सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की। लंदन से आए उस खतरनाक कोरोना वायरस के स्ट्रेन और भारत सरकार की लापरवाही के कारण आज देखिए पूरे भारत की क्या हालत हो चुकी है। मनीष सिसोदिया ने आज यह दावा किया है कि आज फिर सारी दुनिया में देश के डॉक्टर वार्निंग दे रहे हैं कि बच्चों को खतरा है तीसरी लहर से। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात बोल चुका है, लेकिन आज हम इस बात को नहीं समझ रहे। मुद्दा सिंगापुर का नहीं है कि सिंगापुर नाराज है या फिर क्या हुआ, मुद्दा है हमारे देश के बच्चों का। आप सिंगापुर को मुद्दा मत बनाइए बीजेपी वालों, हम भारत के बच्चों की चिंता कर रहे हैं। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने आगे ये बोला कि आज आप यानी कि बीजेपी वाले किसी भी अभिभावक से यानी कि माता पिता से बात कर लीजिए, उनसे पूछिए कि उसे अपने बच्चों की चिंता है या फिर सिंगापुर में अपने इमेज की भारत की चिंता है, तो वह माता पिता बच्चों की बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिंगापुर की चिंता है, सिंगापुर की कि सिंगापुर को कैसा लगता है। सिसोदिया ने आगे ये बोला कि आप सिंगापुर में अपनी इमेज की चिंता करती रहिए मोदी सरकार, लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार भारत के बच्चों की चिंता करेगी, जो कि कोरोना वायरस का सबसे बड़ा मुद्दा है कि कैसे अब तीसरी लहर भारत में बच्चों को अटैक करने वाली है। केजरीवाल के इस बयान पर हमें अपनी राय जरूर दी कि क्या केजरीवाल सही बोल रहे थे या फिर गलत। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट MGK न्यूज। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जी अब 9 रुपए में मिलेगा, मात्र 9 रुपए में 809 रुपए वाला घर का रसोई गैस का सिलेंडर। जी आपको बता दें कि सिर्फ 31 मई तक है ये धुआंधार ऑफर। जी आपको बता दें कि भारत में पेट्रोल और डीजल इस महीने लगातार तीसरे दिन महंगा हो चुका है। जी आपको बता दें कि रसोई गैस भी अब 810 रुपए प्रति सिलेंडर हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा है नरेंद्र मोदी जी के शासन में। आपको बता दें कि आप पेट्रोल डीजल की कीमतों पर छूट तो नहीं पा सकते हैं क्योंकि ये तेल कंपनियों के हवाले है, लेकिन आप LPG यानी कि घर के रसोई गैस सिलेंडर पर भारी छूट, भारी भरकम छूट पा सकते हैं, वो भी पूरे 800 रुपए से ज्यादा। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे। जी आपको बता दें कि पेटीएम ने इसी महीने LPG की बुकिंग और पेमेंट पर अपने ग्राहकों के लिए बम्पर और धुआंधार ऑफर की पेशकश की है। इस ऑफर के तहत भारत के सभी ग्राहकों को 809 रुपए वाला भारत का गैस सिलेंडर मात्र 9 रुपए में मिलेगा। जी आपको बता दें कि पेटीएम के इस धुआंधार कैशबैक ऑफर के तहत अगर कोई भी ग्राहक पहली बार इस एप्लीकेशन पेटीएम के जरिए गैस सिलेंडर बुक करेगा तो उसे 800 रुपए तक का पूरा कैशबैक मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा है 800 रुपए। अगर आप भी पेटीएम के इस धुआंधार और धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास 31 मई 2021 तक का मौका है। आपको बता दें कि पेटीएम का ये ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहली बार LPG सिलेंडर की बुकिंग और पेमेंट पेटीएम से करेंगे। जब आप LPG सिलेंडर की पेटीएम से बुकिंग करेंगे और पेमेंट करेंगे तो ऑफर के तहत आपको एक स्क्रैच कार्ड पेटीएम देगा, जिसकी कैशबैक वैल्यू 800 रुपए होगी, 800 रुपए। आपको बता दें कि पेटीएम का ये धमाकेदार ऑफर अपने आप ही पहले LPG सिलेंडर की बुकिंग पर अप्लाई हो जाएगा। 800 रुपए से ज्यादा फ्री में आपको सिलेंडर मिलेगा। ये ऑफर मिनिमम 500 रुपए की पेमेंट पर ही अप्लाई होगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, भारत के राजस्थान में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया। जहां आपको बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने इसका ऐलान करते हुए बोला कि ब्लैक फंगस खतरनाक रूप लेता जा रहा है पूरे राजस्थान में और ये भारत के कई राज्यों में भयंकर तेजी से फैलने लगा है। इसीलिए इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कोरोना वायरस के बाद। लेकिन ये ब्लैक फंगस गंभीर इन्फेक्शन है
जो मोल्ड या फिर फंगी के एक समूह की वायरस के समूह की वजह से होता है। ये खतरनाक वायरस पूरे पर्यावरण में जीवित रहते हैं ब्लैक फंगस के। ये साइनस और फेफड़ों को प्रभावित करता है। जिस भी बंदे की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है ये तुरंत उस पर अटैक कर देता है। जी आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ट्वीट करके ये बताया कि आंखों में लालपन या फिर दर्द, बुखार, खांसी, सिर दर्द, सांस में तकलीफ, साफ सा दिखाई नहीं देना, उल्टी में खून आना या मानसिक स्थिति में बदलाव ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। जी आपको बता दें कि कोरोना से ठीक होने वाले या फिर संक्रमण के दौरान मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। इसके चलते मरीजों की मौत तक हो रही है क्योंकि ये ब्लैक फंगस सीधे दिमाग में पहुंचकर उसे सूजन में ला देती है। वहीं इससे भी बड़ी खबर तो यह है कि दिल्ली के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आगे ये बोला कि आमतौर पर 5 से 10 दिन तक की स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है कोरोना वायरस के पेशेंट को ठीक करने के लिए। इससे ज्यादा दिनों तक अगर कोरोना वायरस के मरीज को यह दवा एस्टेरॉइड के रूप में दी जाती है तो ब्लैक फंगस की आशंका हो जाती है मरीज में जिसको कोरोना वायरस है। स्टेरॉइड तो आप दे रहे हैं तो मरीज की पूरी निगरानी करना भी स्वास्थ्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए मरीज की निगरानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी आपको बता दें कि गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस के मामले काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली और कर्नाटक के अलावा भारत के अन्य कुछ राज्यों में भी ये खतरनाक ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए इसे अब महामारी घोषित कर दिया गया ब्लैक फंगस को कोरोना के बाद। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने नई नीति का ऐलान कर दिया। जी आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश ने बुधवार को यह फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह मानना है कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से वह राज्य की संपत्ति हैं, वो मेरी संपत्ति हैं। सरकारी योजना के तहत कोरोना वायरस के कारण जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में उनके भरण पोषण, खाने पीने और पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अब हमारी होगी, योगी सरकार की होगी और राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश की होगी। योगी आदित्यनाथ जी ने आगे यह बोला कि हमारी राज्य सरकार जल्द ही इस योजना के तहत बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाएगी। आपको बता दें कि ठीक इसी तरह की घोषणा पिछले दिन अरविंद केजरीवाल ने भी की थी कि दिल्ली में जिनके माता पिता मर चुके हैं उनके बच्चों की देखभाल अब केजरीवाल करेंगे। ठीक वैसा ही अब योगी आदित्यनाथ जी ने भी ऐलान कर दिया उत्तर प्रदेश में। जी आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,336 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। हालांकि अच्छी बात तो ये भी रही कि इस दौरान ठीक होने वाले लोगों की संख्या नए मामलों के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा है। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 19,670 लोग ठीक होकर अस्पताल से अपने घर लौट गए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,336 नए मामले सामने तो आए थे लेकिन 19,670 लोग डिस्चार्ज भी हुए ठीक होकर। वहीं उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,23,580 है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी खबर तो ये है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 15,02,918 लोग कोरोना वायरस से ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट 92% है। 92%। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की जो केजरीवाल को लेकर सामने आई है। जी आपको बता दें कि कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट पर पूरे भारत में और दुनिया में डर फैलाकर घिरे केजरीवाल चारों तरफ से हुई आलोचना केजरीवाल की। जी आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय ने ही यानी कि एस जयशंकर ने भी लताड़ा है केजरीवाल को। सिंगापुर ने भी जता दी आपत्ति और ये बोला कि ये आप नहीं कर सकते हमारे साथ और पुरानी मित्रता को लेकर भी डैमेज हो सकता है। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर तो जारी है लेकिन तीसरी कहर को लेकर सतर्कता भी बढ़ाई गई है। इसी के बीच बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर चेताया था और ये बोला कि भारत सरकार से एक्शन की अपील की थी। पहले भारत सरकार ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया लेकिन अब भारत के लिए शर्मनाक बात तो ये है कि सिंगापुर की सरकार ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जवाब दे दिया है। यानी कि केजरीवाल ने भारत सरकार की इमेज सिंगापुर के सामने छोटी कर दी है। साथ ही भारतीय उच्चायुक्त को तलब करके अपनी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में आशंका जताई कि वायरस का ये नया स्वरूप तीसरी लहर के रूप में भारत में दस्तक दे सकता है। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, सिंगापुर में आया कोरोना वायरस का खतरनाक नया वेरिएंट बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार से मेरी अपील है
कि सिंगापुर के साथ सभी हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से अभी के अभी मोदी सरकार रद्द करे और बच्चों के लिए भी टीके के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे। वहीं सिंगापुर के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने भी केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। जी आपको बता दें कि विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह बोला कि सिंगापुर की स्थिति पर केंद्र की मोदी सरकार की नजर है और सभी एहतियात बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने केजरीवाल को तो यहाँ तक बोल दिया कि भारत की सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स मार्च 2020 से ही बंद है, 20 से, और सिंगापुर के साथ हमारा एयर बबल भी नहीं है। उन्होंने ये बोला कि वंदे भारत मिशन के तहत दोनों देशों के बीच कुछ उड़ानें तो जारी हैं ताकि वहां फंसे भारतीयों को वापस यहां पर अपने देश में लाया जा सके, लेकिन हम पहले से ही, तुम्हारे बोलने से पहले से ही सिंगापुर के साथ कोई भी उड़ानें नहीं चला रही हैं। भारत में मौजूद सिंगापुर के दूतावास ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस ट्वीट का जवाब दिया है। इसमें यह बोला गया है कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। केजरीवाल ये गलत बोल रहे हैं कि सिंगापुर का वेरिएंट है। टेस्टिंग के आधार पर यह पता चला है, सिंगापुर ने बोला कि सिंगापुर में कोरोना का B16172 का वेरिएंट मिला है जो भारत में ही पैदा हुआ है। इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले भी शामिल हैं। वहीं सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बयान जारी करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे का खंडन किया और भारत के लिए एक शर्मनाक बात कही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर अब तो बवाल ही हो चुका है। जी आपको बता दें कि केजरीवाल के बयान से भड़की सिंगापुर की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर दिया है। जी हाँ, यानी कि भारत के सिंगापुर के साथ संबंधों पर असर भी पड़ सकता है। जी आपको बता दें कि केजरीवाल के बयान से भड़की सिंगापुर सरकार ने अब एक बयान भी जारी किया है और ये बोला, जी आपको बता दें कि सिंगापुर के विदेश मंत्री ने भी इस मसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है। उन्होंने ये बोला कि राजनेताओं को तथ्यों पर बात करनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि कोरोना का कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। दूसरी ओर भारत की केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने भी इस मामले पर अब जवाब दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोरोना वायरस के वेरिएंट या फिर विमानन पॉलिसी पर बोलने का अधिकार नहीं है सिंगापुर को। जी आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके ये बोला कि सिंगापुर और भारत दोनों कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी दुनिया में। इस लड़ाई में सिंगापुर द्वारा भारत की जो मदद की गई है उसके लिए उनका यानी कि सिंगापुर का धन्यवाद। भारत ये साफ कर देना चाहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का सिंगापुर पर यह बयान कोरोना को लेकर और कोरोना वेरिएंट पर लेकर भारत का बयान बिल्कुल भी नहीं है। केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल को इंटरनेशनल मामले में अब घिरता हुआ देखकर मनीष सिसोदिया ने भी आज ये बोल दिया है कि कल केजरीवाल ने यह बोला था कि सिंगापुर में बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए हमें यानी कि भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। कई न्यूज चैनल में ये बात सामने आई थी कि साथ ही सिंगापुर के शिक्षा मंत्री ने भी यह बयान दिया था कि बच्चों पर खतरा बढ़ रहा है। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के बचाव में आगे ये बोला कि हम अब इस मामले में देखें तो आज भाजपा ने इस पर बहुत ही घटिया राजनीति की है। मोटे तौर पर देखें तो केजरीवाल ने सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उस पर बोला है और दूसरा बच्चों के बारे में बोला है। और केंद्र की मोदी सरकार की जिस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई सिंगापुर को लेकर, उससे यह साफ है कि केजरीवाल जी को तो भारत के बच्चों की चिंता है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार यानी कि भाजपा को सिंगापुर की चिंता है, भारत के बच्चों की नहीं। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे और सिंगापुर की ये लोग चिंता करेंगे। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल का बचाव करते हुए आगे ये बोला कि लंदन में भी एक स्ट्रेन पाया गया था कोरोना वायरस का, जिसके बारे में काफी लोगों ने अलर्ट किया था। वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने लोगों को अलर्ट किया था कि लंदन के स्ट्रेन से पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। लंदन में आए उस ट्रेन को लेकर सरकार नहीं चेती, सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की। लंदन से आए उस खतरनाक कोरोना वायरस के स्ट्रेन और भारत सरकार की लापरवाही के कारण आज देखिए पूरे भारत की क्या हालत हो चुकी है। मनीष सिसोदिया ने आज यह दावा किया है कि आज फिर सारी दुनिया में देश के डॉक्टर वार्निंग दे रहे हैं कि बच्चों को खतरा है तीसरी लहर से। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात बोल चुका है, लेकिन आज हम इस बात को नहीं समझ रहे। मुद्दा सिंगापुर का नहीं है कि सिंगापुर नाराज है या फिर क्या हुआ, मुद्दा है हमारे देश के बच्चों का। आप सिंगापुर को मुद्दा मत बनाइए बीजेपी वालों, हम भारत के बच्चों की चिंता कर रहे हैं। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने आगे ये बोला कि आज आप यानी कि बीजेपी वाले किसी भी अभिभावक से यानी कि माता पिता से बात कर लीजिए, उनसे पूछिए कि उसे अपने बच्चों की चिंता है या फिर सिंगापुर में अपने इमेज की भारत की चिंता है, तो वह माता पिता बच्चों की बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिंगापुर की चिंता है, सिंगापुर की कि सिंगापुर को कैसा लगता है। सिसोदिया ने आगे ये बोला कि आप सिंगापुर में अपनी इमेज की चिंता करती रही है मोदी सरकार, लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार
भारत के बच्चों की चिंता करेगी, जो कि कोरोना वायरस का सबसे बड़ा मुद्दा है कि कैसे अब तीसरी लहर भारत में बच्चों को अटैक करने वाली है। केजरीवाल के इस बयान पर हमें अपनी राय जरूर दी कि क्या केजरीवाल सही बोल रहे थे या फिर गलत।